Hello everyone, welcome back to Science Academy YouTube channel. Today we will talk about एजियोट्रोप्स. आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा आपका स्थिर क्वाथी मिश्रण या एजियोट्रोप्स क्या होते हैं. देखिए, स्थिर क्वाथी मिश्रण, स्थिर क्वाथी मिश्रण इसको बोला जाता है एजियोट्रोप्स. देखिए, नाम से क्या पता चल रहा है, स्थिर क्वाथी मिश्रण. ऐसे मिश्रण जिनका क्वथनांक क्या हो, स्थिर हो. अब इसको समझने के लिए आप एक चीज़ देखिए, जैसे अपन क्या करते हैं कि शुद्ध विलायक की बात करते हैं, तो शुद्ध विलायक का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, जो क्वथनांक होता है वो फिक्स होता है, और उनका जो लिक्विड फेज में और वेपर फेज में जो कंपोजिशन होता है, संगठन होता है, वो भी सेम रहता है. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्योर सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है. जैसे जल है, अगर शुद्ध अवस्था में है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अब उसका जो लिक्विड फेज होगी, द्रव अवस्था होगी उसमें, और उसकी वेपर फेज जो आपकी गैसीय अवस्था है उसमें क्या होगा कि कंपोजिशन सेम रहेगा. ठीक है, लेकिन अब अगर आप किसी भी मिश्रण की बात करो, मिश्रण की बात करेंगे तो उस मिश्रण में क्या होता है, क्या कि जो मिश्रण में जो आपके अवयवी घटक है उनका बॉइलिंग पॉइंट तो अलग अलग होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग होता है. अगर आप उसके लिक्विड फेज, उसकी द्रव अवस्था और वाष्प अवस्था में संगठन देखते हो तो वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है. ठीक है, कैसे, देखिए, जैसे आपके पास क्या है, ये आपने कोई भी कंटेनर लिया है, उसमें आपका सॉल्वेंट क्या है, ए. ठीक है, इसमें आपने सोल्यूट ऐड किया है, सोल्यूट ऐड कर दिया बी, पहले ए था, तो अब एक तरीके से ये मिश्रण बन गया. ठीक है, अब अगर आप इसको हीट करते हो तो जैसे ही हीट करोगे तो हीट करने के बाद में क्या होगा, इसकी वेपर बनेगी, वेपर बनेगी. अब यहाँ पे एक चीज़ अपन ये मान लेते हैं कि जैसे आपका ए है, वो है ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है. ठीक है, बी का आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है, सपोज फिक्स कुछ नहीं है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड है. तो जैसे ही आप उसको टेम्परेचर दोगे 40 डिग्री सेंटीग्रेड आते ही क्या होगा, ए वेपर फेज में कन्वर्ट होना शुरू कर देगा. ऐसे ही जैसे जैसे आपके पास टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वहाँ पे जो अगर 60 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो उस कंडीशन में बी के भी वेपर बनने लग जाएंगे. तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे यहाँ पे क्या होगा, ये एक ऐसा फिक्स नहीं है कि जैसे 40 डिग्री सेंटीग्रेड आया तो ए के भी और बी के दोनों के ही मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में जाने लग गए, ऐसा कुछ नहीं होता. यहाँ पे मिश्रण में क्या होगा कि जो ज़्यादा वाष्पशील है, ज़्यादा वाष्पशील कौन सा होगा, जिसका क्वथनांक कम होगा, तो वो जल्दी वेपर फेज में जाएगा, और यहाँ पे बी बाद में वेपर बनाएगा क्योंकि इसका क्वथनांक तो ज़्यादा है. ठीक है, तो कहने का मतलब अगर आप लिक्विड फेज में इनका कंपोजिशन देखते हो तो वो कुछ अलग आएगा, यहाँ पे वेपर फेज में अगर इनका कंपोजिशन या संगठन देखते हो तो वो अलग आएगा. अगर आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड, सपोज अगर आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हीट कर रहे हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, ए तो ज़्यादा मात्रा में वेपर बना लेगा, लेकिन बी के कुछ ही मॉलिक्यूल्स जाएंगे, बाकी लिक्विड में ही रहेंगे. तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी संगठन है उससे डिफरेंट संगठन वेपर का होगा. जैसे यहाँ पे आप लोगों का जो मोल फ्रैक्शन है आपने ले रखी है कि इसका भी 50% है और बी का भी 50% है. लेकिन अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप बात करो तो, या फिर 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आप बात करो तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ए जो ज़्यादा वाष्पशील है वो ज़्यादा वाष्प बना लेगा, और बी अगर आपका कम वाष्पशील है, इसका क्वथनांक ज़्यादा है तो कम वाष्प बनाएगा. तो यहाँ पे क्या होगा कि जरूरी नहीं कि आपकी जो वेपर है वो भी 50% ए और 50% बी हो. उस टाइम क्या होगा कि ये जो ए है वो 50% से ज़्यादा होगा और बी 50% से कम होगा. वो इसलिए क्योंकि जिसका क्वथनांक कम होता है वो ज़्यादा वाष्पशील होता है, वो जल्दी वाष्प बनाएगा, और जिसका क्वथनांक ज़्यादा होता है वो कम वाष्पशील है, तो क्या होगा, आपका कम वाष्प बनाएगा. तो जनरली क्या होता है कि जो मिश्रण होते हैं उसकी जो लिक्विड फेज और वेपर फेज होती है उसमें क्या होता है कि कंपोजिशन अलग अलग होता है, और इसके जो घटक होते हैं उनका आपका बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग होता है. लेकिन ध्यान देना, स्थिर क्वाथी मिश्रण में क्या होता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण वे मिश्रण होते हैं या वे द्विघटकीय मिश्रण जिनका
द्रव और वाष्प अवस्था में संगठन समान होता है तथा वो एक निश्चित ताप पर उबलते हैं, क्या कहलाते हैं आपके स्थिर क्वथी मिश्रण। मतलब स्थिर क्वथी, जनरली मिश्रण तो इस प्रकार का बिहेव शो करते हैं, लेकिन स्थिर क्वथी मिश्रण आपके प्योर सॉल्वेंट शुद्ध विलायक की तरह बिहेव करते हैं। उनका एक फिक्स टेम्परेचर, वो एक फिक्स टेम्परेचर आपके बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं, और उनका जो कंपोजिशन होता है आपका लिक्विड फेज में और वेपर फेज में वो भी सेम होता है। ठीक है, तो सामान्यतः जो स्थिर क्वथी मिश्रण होते हैं वो एक शुद्ध विलायक की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन यहाँ पे अपने को ये देखना है, और एक चीज़ यहाँ पे ये भी देखिए कि अगर आप किसी भी मिश्रण की बात करो, दो द्रव है, अगर आप उनको अलग कर सेपरेट करने की बात करते हैं, अलग करने की बात करते हैं, तो आप एक विधि यूज़ करते हैं प्रभाजी आश्वन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उस विधि के द्वारा आप दोनों द्रवों को अलग अलग करते हो। वो देखिए कैसे, जैसे कि आपके पास क्या होता है, आपने एक, ये आपका कोई भी राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसमें आपने मिश्रण ले लिया। मिश्रण क्या है, A+B, ये ले लिया। अब उस आप लोगों ने क्या किया, जैसे ही यहाँ पे आप इसको जैसे हीट करना शुरू करते हैं, हीट करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यही होता है प्रभाजी आश्वन, और यहाँ पे ये ऐसे जाके और आपके पास कोई भी कॉनिकल फ्लास्क होगा उसमें ये इकट्ठा होता रहता है। यहाँ पे पानी वाटर का फ्लो होता है। अब एक चीज़ देखिए, होता क्या है, जैसे ही आप इस मिश्रण को गर्म करते हो तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जिसका क्वथनांक कम है, वो वेपर बनाएगा, वाष्प बनाएगा। वाष्प क्या होगी, यहाँ पे पानी भरा हुआ है तो वाष्प संघनित होगी और यहाँ आके इकट्ठी हो जाएगी। जैसे मैं इसी एग्जांपल की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपके पास 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर दे रहे हो, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, ए बॉयल होना शुरू होगा, वाष्प बनाएगा। वाष्प बना के क्या करेगा, ये इधर से वाष्प आती हुई यहाँ आपके वापस संघनित हो जाएगी। तो जब तक आपका ए पूरा का पूरा यहाँ पे नहीं आ जाता तब तक टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, और बी के अगर गलती से भी थोड़े बहुत मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये आपका डिस्टिलेशन, इसको बोलते हैं आसवन। अब देखिए, अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद में टेम्परेचर आप और ज़्यादा इंक्रीज करते हो तो फिर उसके बाद में क्या होगा कि पूरा जो ए है वो तो इधर आ चुका है, अब उसके बाद में 20 में रह गया। आप बी को भी वाष्पित कर सकते हो, लेकिन ए और बी मिश्रण में से तो ए तो वाष्पित हो गया या अलग हो गया। ठीक है, तो ये किसी भी मिश्रण में जो घटक होते हैं, दो अलग अलग घटक होते हैं, उनको जो सेपरेट करने की जो विधि होती है वो होती है आपकी प्रभाजी आश्वन, आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लेकिन ये जनरल चीज़ें हैं कि एक मिश्रण के लिए आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रभाजी आश्वन के द्वारा इसको पृथक कर सकते हो, ए और बी को, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। ऐसे ही मैंने बताया कि ए और बी, ए कोई मिश्रण है, उसमें आपका वाष्प अवस्था में संगठन और लिक्विड फेज में जो संगठन होता है वो अलग अलग होता है। लेकिन ये सारी जो चीज़ें होती है वो स्थिर क्वथी मिश्रण में नहीं होती है। स्थिर क्वथी मिश्रण की मैं डेफिनेशन रिपीट कर रही हूँ कि वे द्विघटकीय मिश्रण जिनका द्रव और वाष्प अवस्था में संगठन समान होता है और वो एक निश्चित ताप पर उबलते हैं, क्या कहलाते हैं, आपके स्थिर क्वथी मिश्रण कहलाते हैं। और इस जो ये स्थिर क्वथी मिश्रण होते हैं उसको प्रभाजी आश्वन के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। वो क्यों? क्योंकि देखिए कंपोजिशन लिक्विड फेज और वेपर फेज में सेम है, और साथ ही साथ में यहाँ पे क्या है, जैसे इनका क्वथनांक भी समान ताप पर उबलते हैं। उबलने का क्या मतलब है, क्वथनांक सेम आ गया। इस कंडीशन में क्या होगा कि वो आपके जैसे ही आप टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर आएगा उस पर दोनों ही साथ उबलना शुरू होते हैं, दोनों की वेपर इधर जाएगी और इधर जाके दोनों ही वापस इधर आ जाएंगे। तो पृथक कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ये आपकी जनरल चीज़ें हैं कि एक मिश्रण के लिए ऐसा कुछ होता है, लेकिन स्थिर क्वथी मिश्रण शुद्ध विलायक की तरह बिहेव करते हैं। ऐसे द्विघटकीय मिश्रण जिनका द्रव और वाष्प अवस्था में संगठन समान होता है, संगठन समान होता है और एक निश्चित ताप पर आपके वो उबलते हैं, या उनका एक निश्चित क्वथनांक होता है, स्थिर क्वथी मिश्रण कहलाते हैं, और इनको प्रभाजी आश्वन के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। अब देखिए, जो स्थिर क्वथी मिश्रण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं न्यूनतम क्वथनांक के स्थिर क्वथी मिश्रण, और एक होते हैं आपके अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वथी मिश्रण। वो देखिए, न्यूनतम क्वथनांकी
स्थिर क्वाथी मिश्रण, स्थिर क्वाथी मिश्रण। एक होते हैं आपके अधिकतम क्वथनांकी, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण, स्थिर क्वाथी मिश्रण। देखिए इनको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। क्या है? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। और ये होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। मतलब इसका मतलब समझिए, न्यूनतम क्वथनांकी ऐसे स्थिर क्वाथी मिश्रण जिनके जो घटक होते हैं उन उस स्थिर क्वाथी मिश्रण का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो आपके मिश्रण के जो अवयवी घटक है उनसे भी कम आएगा। कहने का मतलब ऐसे स्थिर क्वाथी मिश्रण जिसका क्वथनांक उसके अवयवी घटकों के क्वथनांकों से कम आता है या उससे भी आपका क्या होता है, लो होता है, क्वथनांक जो लो होता है उसी को क्या बोलते हैं आपके न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। इसके एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? जैसे आप क्या लेते हो, 95% एल्कोहल ले लो, 95% एल्कोहल और प्लस 5% क्या, वाटर। 95% एल्कोहल और 5% जो वाटर का जो मिश्रण है वो क्या करेगा, आपका न्यूनतम क्वाथी मिश्रण का की तरह बिहेव करेगा। अब एक चीज देखिए, जो एल्कोहल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर आप प्योर एल्कोहल की बात करोगे तो इसका जो क्या बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वाटर का आपको पता है कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन अगर आप 95% तो एल्कोहल और 5% क्या मिलाते हो, जल मिलाते हो, और दोनों को मिलाने के बाद में जो मिश्रण बनता है अगर आप उसका बॉइलिंग पॉइंट देखो तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा, इस मिश्रण का जो बॉइलिंग पॉइंट आता है वो आता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये जो आपके मिश्रण के दो अवयवी घटक है उनसे कम आएगा। अब एक चीज़ देखना, ये जो स्थिर क्वाथी मिश्रण है वो ऐसे नहीं कि 50% एल्कोहल मिला लिया, 50% आपने जल मिला दिया, किसी भी कंपोजिशन में मिला के स्थिर क्वाथी मिश्रण बना लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। उनका फिक्स कंपोजिशन होता है। अगर आप 94% और इसको 6% करोगे तो भी वो स्थिर क्वाथी मिश्रण नहीं बनेगा। समझ में आई? अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों को अगर आप मिला के एक मिश्रण बनाते हो तो उनमें क्या होता है कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, जो क्वथनांक होता है वो दोनों का ही एक साथ इतना हो जाता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। जब दोनों का ही 78 डिग्री सेंटीग्रेड है तो जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो वाष्प में जाएंगे। अब उसमें जो जितना भी वाटर है वो और एल्कोहल है वो दोनों ही एक साथ वाष्पित होते हैं, और वाष्पित होकर दोनों ही आपका कंडेंस होंगे, संघनित होंगे और दूसरे वाले फ्लास्क में चले जाएंगे। तो आप क्या इसको सेपरेट कर सकते हो? नहीं ना। तो कहने का मतलब इस प्रकार के जो मिश्रण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके स्थिर क्वाथी मिश्रण। और इसमें भी न्यूनतम क्वथनांकी, न्यूनतम क्वथनांकी का मतलब होता है कि ऐसा स्थिर क्वाथी मिश्रण जिसका जो क्वथनांक होता है उसके अवयवी घटकों के क्वथनांकों से कम होता है। इसका 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर आप मिश्रण बना रहे हो तो इसका जो मिश्रण का क्वथनांक आएगा वो कितना आएगा, 78 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमेशा ध्यान रखना, जिसका क्वथनांक कम होता है उसका वाष्प दाब अधिक होता है। तो इसको न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण को आप अधिकतम वाष्प दाबी स्थिर क्वाथी मिश्रण भी कह सकते हो। ठीक है, जिसका क्वथनांक कम उसका वाष्प दाब ज़्यादा। ठीक है, और ये कैसे वाले, जो धनात्मक विचलन वाले आपके धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले जो आपके अनादर्श विलयन होते हैं उनके जो मिश्रण बनता है वो क्या कहलाता है, आपका किसका निर्माण करता है, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण का। ऐसे ही देखिए, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण, ऐसे स्थिर क्वाथी मिश्रण जिनका क्वथनांक उसके अवयवी घटकों के क्वथनांक से ज़्यादा होता है वो क्या कहलाते हैं, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। अधिकतम क्वथनांकी हो सकता है या न्यूनतम वाष्पदाबी। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे है आपके पास 68% HNO3, 68% तो क्या है HNO3, और बाकी कितना बच गया
32% अगर वाटर है, तो इन दोनों को अगर मिला के कोई मिश्रण बनाते हो तो वो क्या बनेगा आपका स्थिर क्वथी मिश्रण। और किस प्रकार का? अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वथी मिश्रण। देखिए ये जो आपका HNO3 है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 86 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर प्योर की बात की जाए तो HNO3 86 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है। ऐसे ही वाटर का तो आप लोगों को वैसे ही पता है कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन अगर आप इसको मिला के ये मिश्रण बना रहे हो तो उस कंडीशन में इस मिश्रण का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड। कहने का मतलब ऐसे आपके स्थिर क्वथी मिश्रण जिसका क्वथनांक उसके अवयवी घटकों के क्वथनांकों से अधिक होता है वो क्या कहलाते हैं? आपके अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वथी मिश्रण। और जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले आपके अनादर्श विलयन होते हैं वो अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वथी मिश्रण का निर्माण करते हैं। क्योंकि आपको पता है ये वाला जो एग्जाम्पल HNO3 प्लस वाटर, ये किसका एग्जाम्पल है? किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है आपका जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन है उसका। ठीक है, तो स्थिर क्वथी मिश्रण, स्थिर क्वथी मिश्रण क्या होते हैं? ऐसे द्विघटकीय मिश्रण जिनका द्रव अवस्था और वाष्प अवस्था में संघटन समान होता है तथा वो एक निश्चित ताप पर उबलते हैं या उनका जो क्वथनांक होता है वो निश्चित होता है, क्या कहलाते हैं? आपके स्थिर क्वथी मिश्रण कहलाते हैं। और स्थिर क्वथी मिश्रण के अवयवों को प्रभाजी आश्वन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा सेपरेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, और ये आपके दो प्रकार के हो गए, एक हो गया न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वथी मिश्रण, एक हो गया अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वथी मिश्रण। इसके बाद में देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज या अणुसंख्यक गुणधर्म। विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म का क्या मतलब होता है? ऐसे गुणधर्म या ऐसे गुण जो विलयन में उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं क्या कहलाते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म। क्या कहलाते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म। देखना ऐसे आपके गुण जो विलयन में उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं क्या कहलाते हैं? आपके अणुसंख्यक गुणधर्म। अब एक चीज़ यहाँ पे देखना, अणुसंख्यक गुणधर्म अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुओं की प्रकृति पर नहीं करते और उसके संगठन पे भी नहीं करते। कहने का मतलब यहाँ पे ये देखा जाता है जैसे आपने किसी भी सॉल्वेंट में कोई भी जो सोल्यूट डाला है उस सोल्यूट के कितने पार्टिकल्स वहाँ प्रेजेंट है, उससे मतलब है पार्टिकल कितना छोटा है कितना बड़ा है उससे अपने को कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो विलयन के वे गुण जो विलयन में उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या, आपने 2 अणु डाले हैं मतलब 2 मोल डाले हैं, 10 मोल डाले हैं, आपने 100 मोल डाले हैं, वो देखना है कि अणुओं की संख्या कितनी है। डजेंट मैटर कि वो मॉलिक्यूल आपका कितना बड़ा है या फिर छोटा है, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। तो विलयन के वे गुण जो विलय की अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं क्या कहलाते हैं? आपके अणुसंख्या गुणधर्म। अब ये जो अणुसंख्या गुणधर्म होते हैं वो हमेशा ध्यान रखना कि जो विलय ले रहे हो आपका वो जो विलय है वो नॉन वोलेटाइल और साथ साथ में नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। इसका मतलब नॉन वोलेटाइल मतलब अवाष्पशील, अवाष्पशील। और अगर आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात करो तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब तथा अविद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब आप जो विलय लोगे वो क्या होना चाहिए? एक कंडीशन ये है कि वो विलय अवाष्पशील होना चाहिए और अविद्युत अपघट्य होना चाहिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे NaCl है,
यहाँ पे NaCl पे ये अणुसंख्यक गुणधर्म लागू नहीं होंगे, वो रीजन सब नहीं है। जैसे आप लोगों ने क्या किया, वाटर में NaCl ऐड कर दिया, ऐड करते ही क्या हुआ आपको पता है, Na+ और Cl- में टूट गया। अब अपन लोगों ने तो 10 मोल NaCl सपोज डाल दिए, लेकिन वो तो जाके किसका निर्माण कर लिए, एक ने 2 पार्टिकल्स का निर्माण कर लिया, तो वो तो क्या हो जाएगा आपका, जो भी अणुसंख्या गुणधर्म आएगा वो तो डबल के हिसाब से आएगा, 20 मोल के हिसाब से आएगा। तो कहने का मतलब अणुसंख्या गुणधर्म वे विलयन प्रदर्शित करते हैं जिसमें कि जो आपका विलय होता है वो अवाष्पशील होना चाहिए, और साथ ही साथ में वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट, उनका विद्युत अपघटन नहीं होना चाहिए, वो विलायक में जाते ही डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होने चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे अणुओं की संख्या, तो यहाँ पे तो जैसे NaCl आपने 1 डाला, लेकिन वो तो जाके 2 का काम करने लग गए, क्योंकि मैंने यही तो कहा अणुओं की संख्या पे निर्भर कर रहे हैं, उनकी आकृति, आकार, प्रकृति क्या है उस पर निर्भर नहीं करते। तो कहने का मतलब आपके अणुसंख्या गुणधर्म विलयन के वे गुण जो विलयन में उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं, आपके अणुसंख्या गुणधर्म कहलाते हैं। और अणुसंख्या गुणधर्म विलय की प्रकृति पर और उसके संगठन पर निर्भर नहीं करते। और जो आपका अणुसंख्या गुणधर्म है उसमें जो आप विलय लेते हो वो आपका नॉन वोलेटाइल, मतलब वाष्प नहीं बनाना चाहिए, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, अवाष्पशील होना चाहिए, और साथ में नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। उसका डिकम्पोजिशन मतलब डिसोसिएशन या फिर डिकम्पोजिशन नहीं बोलेंगे, उसका डिसोसिएशन या फिर उसका एसोसिएशन वहाँ पे नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे आपने एसिटिक एसिड डाला, एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के आपका क्या डाइमर का फॉर्मेशन कर लेंगे। आपने तो 2 मोल डाले लेकिन वहाँ जाके 1 ही मोल हो गया। तो ऐसे वाले अपने को वो जो आपका सोल्यूट है या विलय है वो नहीं लेने चाहिए, वो लेना नहीं है। तो देखिए ये जो अणुसंख्या गुणधर्म होते हैं वो 4 प्रकार के होता है। सबसे पहला आता है आपका वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। सेकंड है आपका क्वथनांक का उन्नयन। नेक्स्ट है, थर्ड है हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन। और नेक्स्ट है आपका परासरण है, परासरण दाब, परासरण एवं परासरण दाब। तो देखिए अपने को 4 प्रकार के अणुसंख्या गुणधर्म पढ़ने हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण में परासरण दाब। तो सबसे पहला जो पहला आपका वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है वो देखना है। सबसे पहले आपकी हेडिंग हो जाएगी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो देखिए ये हो जाएगा आपका रिलेटिव lowering in vapor pressure, vapor pressure, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। अब एक चीज़ देखना, यहाँ पे जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है, करना क्या है आपको, कोई भी सॉल्वेंट ले लिया, उसमें सोल्यूट डिजोल्व किया, वो जो आपका सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, अवाष्पशील है, साथ ही साथ में आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब वो आपका डिसोसिएट और एसोसिएट नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में देखिए, जैसे अपन है ना राउल्ट का नियम पढ़ते हैं, राउल्ट का नियम क्या कहता है कि जैसे मैं पी टोटल की बात करूं, पी टोटल है वो किसके बराबर होगा, पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी। राउल्ट का नियम यही कहता है कि आपके पास जो किसी भी विलयन का जो टोटल वाष्प है, वाष्प दाब है, वो उसके अवयवी घटकों के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होगा। और किसी भी पर्टिकुलर अवयव का वाष्प दाब आप कैसे देखते हो, वो आप
इस हिसाब से देख रहे हो, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ये बात ऐसे आती है कि जो आपका ये है अवाष्पशील, आपने क्या लिया है, अवाष्पशील विलेय लिया है। अवाष्पशील का मतलब क्या हुआ, पीबी नोट का मान तो 0 हो गया, पीबी नोट का मान क्या हुआ 0, तो ये वाली टर्म्स तो क्या हो जाएगी आपकी, कैंसिल हो जाएगी यहाँ से। पीबी नोट का मान अगर 0 है तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उस कंडीशन में देखिए पी टोटल किसके बराबर हो जाएगा, पी ए नोट एक्स ए के बराबर, इसके बराबर हो जाएगी। और आपको ये भी पता है कि एक्स ए का मान 1 तो नहीं होगा, क्योंकि आपने कुछ अमाउंट उसमें मिलाया है, इसका मतलब विलेय तो प्रेजेंट है, विलेय प्रेजेंट है चाहे कितना भी हो, लेकिन विलेय प्रेजेंट है, तो एक्स ए का मान तो 1 तो नहीं होगा कि आपका पी ए नोट और पी टोटल का मान बराबर आ जाए। तो आपको होता क्या है, देखिए इसको समझने के लिए ऐसे देखिए, आपने कोई सॉल्वेंट लिया है, सॉल्वेंट क्या है आपका ए, ठीक है, तो इसका जो आपका प्रेशर आएगा, वेपर प्रेशर आएगा, वो शुद्ध अवस्था में है तो वो पी ए नोट आ जाएगा। आपने क्या किया, इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, तो वो नॉन वोलेटाइल जो सोल्यूट है उसकी वजह से यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि उसका खुद का तो कोई भी आपका वाष्प नहीं बनेगी तो वाष्प दाब भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखना कि यहाँ पे जो आपका सॉल्यूशन है उसमें बी भी आ गया, तो अब इसका जो वाष्प दाब होगा वो किसका होगा, सॉल्यूशन का आएगा। किसका आएगा, ये प्योर सॉल्वेंट का है, ये सॉल्यूशन का है। अब प्योर सॉल्वेंट, अब यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि बी जो है उसकी वाष्प नहीं बनती, तो जो टोटल वाष्प दाब होगा केवल किसके कारण होगा आपका, किसके कारण होगा, केवल ए के कारण ही होगा। लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कमी आएगी। कमी कैसे आएगी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो आपका बी है उसकी भी कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन है, उसका कुछ ना कुछ मोल भिन्न का मान है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे देखिए आप लोग ऐसे लिखते हो इसको, एक्स ए को क्या लिख सकते हो 1 माइनस एक्स बी, तो ये हो जाएगा पी टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी आ जाएगा। अगर एक्स ए का मान 1 आता तब तो आपका पी ए नोट पी टोटल के बराबर हो जाता, लेकिन मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ एक्स ए। अब एक सॉल्यूशन में आपका टोटल, आपका जो सॉल्यूशन में क्या केवल ए प्रेजेंट है, बी भी तो है, तो इसकी कुछ ना कुछ मोल भिन्न तो आएगी एक्स बी की, तो यहाँ से एक्स ए का मान 1 नहीं आएगा, तो इसका मान कुछ ना कुछ कम आएगा, और पी टोटल जो होगा उसका मान कम आ जाएगा, किससे, पी ए नोट से कम आएगा। तो ये जो आपका पी टोटल, इसमें वाष्प दाब जो है वो शुद्ध अवस्था में जो विलायक है उसका वाष्प दाब में कुछ कमी आ रही है, उसी कमी को क्या बोलते हैं, अवनमन। कहने का मतलब ये पहले भी आप लोगों को मैंने किसमें, जो राउल्ट का नियम था उसमें अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम, उसमें बताया था कि अगर आप किसी भी विलायक में जो अवाष्पशील विलेय मिलाते हो तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है। और सीधी सी आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये कमी क्यों आएगी, कमी क्यों आएगी, क्योंकि ये जो आपका सोल्यूट है वो सॉल्वेंट के कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने पास रखेगा या उससे इंटरेक्ट होगा, तो कोई ना कोई इसमें क्या होगा, कोई बॉन्ड बनेंगे और वो उनको वेपर में कम जाने देंगे, इस वजह से वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी विलायक में आप अवाष्पशील युक्त विलेय मिलाते हो तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है, इसी कमी को बोलते हैं अवनमन। ठीक है, तो देखिए अब आप, अगर ये आपको केवल समझाने के लिए था, बाकी आप लोगों को वैसे भी पता है कि जो राउल्ट का नियम था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी विलायक में अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन बनाते हो, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का जो आपका वाष्प दाब में जो कमी आती है, ये जो अवनमन होता है, वो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वाष्प दाब में का जो अवनमन है वो किसके बराबर होता है, विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। ये करवा रखा है पहले। अब इसी कमी को आप अवनमन बोल रहे हो, रिलेटिव लोअरिंग बोल रहे हो, मतलब आपेक्षिक कितना कमी हो रही है वो बोल रहे हो। अब यहाँ पे ये देखना है पी ए नोट क्या है, विलाय का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, पी एस क्या है, सॉल्यूशन का वाष्प दाब, ठीक है, एक्स बी क्या है, विलेय की मोल भिन्न। अब एक चीज़ देखिए, पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट, ये है आपका मोल भिन्न। मोल भिन्न को आप अगर B के लिए मोल भिन्न है तो आप ऐसे लिखोगे एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, यही लिखोगे।
ठीक है। अगर आपका विलियन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, उस कंडीशन में क्या कर सकते हो आप, इसको नगण्य कर सकते हो, इसको नगण्य कर सकते हो। तो एक कंडीशन लिखते हैं, यदि विलियन या यदि विलियन में विलय की मात्रा बहुत कम है, मतलब क्या हुआ, NB इज लेस देन NA, मतलब इसका ये कर सकते हैं कि NB बहुत कम मात्रा में है। तो आप लोग जब भी कैलकुलेशन करते हो तो उस टाइम क्या करते हो कि जो भी बहुत कम मात्रा में हो उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते टाइम उसको वहाँ से हटा देते हो, यही करते हैं। तो अपन यहाँ से क्या करेंगे, NB को हटा देंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, PA0 माइनस PS अपॉन PA0 इज इक्वल टू हो जाएगा NB अपॉन NA हो जाएगा। NB क्या है, विलय के मोल, और NA क्या है, विलायक के मोल, यही हुआ, ठीक है। तो देखिए इसको आप आगे और खोल के लिख सकते हो, PA0 माइनस PS अपॉन PA0। देखिए यहाँ पे NB मोल क्या होती है, ग्राम में मात्रा अपॉन अणुभार, तो ग्राम में मात्रा मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, ग्राम में मात्रा अपॉन अणुभार, और विलायक के लिए ग्राम में मात्रा अपॉन अणुभार, ये हो गया। तो यहाँ से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो सबको एक साथ लिख लीजिए। सबसे पहले PA0 क्या है, विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। नेक्स्ट PS क्या है, विलियन का वाष्प दाब। नेक्स्ट आपका WB क्या है, विलय की ग्राम में मात्रा। नेक्स्ट है आपका WB हो गया। MB ये क्या है, विलय का अणुभार। नेक्स्ट है आपका WA, ये है आपका विलायक की ग्राम में मात्रा। और नेक्स्ट एंड लास्ट है MA है आपका विलायक का अणुभार। कि कौन सी चीज़ क्या है वो आप लोगों को पता भी तो होनी चाहिए कि PA0 ये क्या है, विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, विलियन का वाष्प दाब है। WB क्या है, विलय की ग्राम में मात्रा, विलय का अणुभार, विलायक की ग्राम में मात्रा और विलय का अणुभार। क्योंकि न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम जो भी डाटा आपको गिवन होंगे वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या दे रखा है और अपने को क्या निकालना है, ठीक है। तो देखिए इस पे बेस एक न्यूमेरिकल देखते हैं। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, इसका मतलब इन्होंने क्या दिया है, अपन इसको सोल्व कर रहे हैं। इन्होंने दे रखा है PA0, इसका मान दे रखा है वो कितना है 0.850 बार, ये आ गया 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अपघट्य। तो ये दे रखा है, इसका मान जो ये है WB का मान दे रखा है 0.5 ग्राम दे रखा है। ठोस को 39.0 ग्राम में घोला गया है, इसका मतलब ये किसका है, बेंजीन का, ठीक है। तो ये क्या है WA इज इक्वल टू है 39 ग्राम। इन्होंने कहा है कि किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, ये तो शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब और इसमें इतना अवाष्पशील विलय इतने ग्राम में घोला गया है। तो ये तो बेंजीन का है, हो गया आपका ग्राम में मात्रा। प्राप्त विलियन का वाष्प दाब, तो ये प्राप्त विलियन क्या हो गया, सॉल्यूशन का कितना हो गया
0.845 बार आ गया। अब इन्होंने क्या पूछा है कि हो तो ठोस का मोलर द्रव्यमान, इन्होंने पूछा है mb का मान कितना होगा। उसका अपने को नाम नहीं दिया तो अपने को ये निकालना है। देखिए अपने पास फॉर्मूला है PA0 माइनस PS अपॉन PA0 इज इक्वल टू हो जाएगी WB अपॉन MB WA इंटू MA। ठीक है, निकालना क्या है, यहाँ इन्होंने ये पूछा है जो भी आपने 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलय मिला है उसका आपको क्या निकालना है, अणुभार निकालना है, उसका मोलर द्रव्यमान या अणुभार एक ही बात है। ठीक है, तो देखिए जो भी चीज़ें आप लोगों को दे रखी है वो रखनी है। सबसे पहले PA0 का मान, PA0 का मान है आपका 0.850 माइनस PS की वैल्यू दे रखी है 0.845 अपॉन 0.8 इज इक्वल टू WB का मान दे रखा है 0.5 इंटू MA क्या है, विलायक का मोलर द्रव्यमान, और विलायक क्या है, बेंजीन होता है आपका C6H6। अगर आप इसका मोलर द्रव्यमान या अणुभार की बात करते हो तो वो आता है आपका 78। ठीक है, निकाल के देख लेना, आप लोगों को निकालना बता रखा है। ठीक है, तो इसका मान आ जाएगा 78। MB आप लोगों को निकालना है और WA की मात्रा दे रखी है 39 ग्राम। ठीक है, तो MB अगर आप इन सबको कैलकुलेट करते हो, सबको आराम से बैठ के कैलकुलेट करना। यहाँ पे अगर आप MB को जब कैलकुलेट करते हो तो आपके पास जो आंसर आएगा 170 ग्राम पर मोल आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है, वाष्प दाब में कितनी कमी होती है और उस पर बेस आपका न्यूमेरिकल क्या है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो अपने को यहाँ पे क्या करना है कि ये जो आपका अणुसंख्या गुणधर्म है, 3 अणुसंख्या गुणधर्म इसके बाद में बच गए, उन तीनों अणुसंख्या गुणधर्मों को भी अपने को अगली वाली क्लास में आपको करना है। तो ये वाला जो आपका चैप्टर है वो 3 या 4 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। जो स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो 3-4 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है, रेगुलर आप लोगों को न्यूमेरिकल करना है, नोट्स बनाने हैं, ताकि आप लोगों की जो भी आपका स्टडी है वो अच्छे से कंटिन्यू रह सके। ठीक है, नोट्स भी साथ के साथ प्रिपेयर करना है। आप लोगों को जो भी मैं बोलते जा रही हूँ वो नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि बस ओनली वीडियो देख लिया उससे काम हो गया, नहीं बेटा, आप लोगों को नोट्स प्रिपेयर खुद को करने पड़ेंगे। और साथ ही साथ में जो आपकी बुक्स है, जो भी टेक्स्ट बुक है, उसमें से न्यूमेरिकल सोल्व करो। अगर कोई न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है तो आप मुझे खुद कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि अपनी जो साइंस एकेडमी परिवार है वो बढ़ सके। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।